रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, स्टाफ मेंबर, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार, ब्रेन साइंटिस्ट, स्टूडेंट ब्रेन एक्सपर्ट। स्टूडेंट ब्रेन एक्सपर्ट की बात करते हैं। हमारा एक टाइटल है जिसका नाम सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया है। सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया सिर्फ बच्चे के सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। आप सभी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई रूटीन में आप पढ़ते हैं, सिलेबस को पूरा करते हैं, सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, आप अपना सिलेबस पूरा करके एग्जाम के अंदर बैठते हैं और बैठने के बाद में आपका जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। लेकिन ऐसा क्यों है? यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन की बात करते हैं तो एक ही चीज निकल के आती है कि ये बच्चा होशियार है, ये मीडियम है, ये डल बच्चा है। जापान के ब्रेन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ख्यानसो के द्वारा मैंने ट्रेनिंग किया है। जापान से 1 ईयर का ब्रेन इंजीनियरिंग में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया में लगभग 35,000 बच्चों को मैंने ब्रेन ट्रेन किया है। मैं आंख पे पट्टी बांध के बच्चों को ट्रेनिंग नहीं कराता। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि ब्रेन क्या है, ब्रेन कितने भागों में बटा होता है और ब्रेन काम कैसे करता है। जब आप स्टडी करते हैं तो ब्रेन की कौन सी फ्रीक्वेंसी मैथ पढ़ती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश पढ़ती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी साइंस पढ़ती है और किस फ्रीक्वेंसी में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी ने देश में वो करतब करके दिखा दिए कि जो चीज ना होने वाली थी वो चीज हो चुकी है। जापान ने इतना रिसर्च किया है, 11 साल डॉक्टर रॉबर्ट ख्यानसो ने रिसर्च किया था और निगाटा यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडी हुई है। तो वहां पे इस बच्चों के ब्रेन के ऊपर ही काम किया जाता है। सबसे पहले जापान के अंदर क्या होता है, यहाँ तो हम लोग सारी पढ़ाई करने के बाद में फिर जोर लगाते हैं जॉब के लिए। पढ़ाई के टाइम, स्कूलिंग टाइम पे हमने जोर नहीं लगाया और फिर लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ते हैं। बट जो आपने स्कूल के अंदर पढ़ा है, स्कूल की जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी काम करेगी। लाइब्रेरी रिजल्ट नहीं देती कभी भी। आपका ब्रेन के अंदर का जो कंसेप्ट है, ब्रेन के अंदर के जो पार्ट्स हैं, उसको समझने की जरूरत है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। हम जो जितना भी पढ़ाई करते हैं, जब हम पैदा होने के बाद में जब एक कोई भी पहला अक्षर सीखते हैं, जिसमें काउंटिंग की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, वर्णमाला की बात करें, तो हर प्रकार की जो स्टडी होती है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। जब कोई भी कागज हाथ में उठाते हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई होती है और बाकी के सारे काम जितने भी होते हैं वो हमारा राइट ब्रेन एग्जीक्यूट करता है, प्लानिंग करता है। कैसे करता है? सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, ब्रेन हमारा 5 तरंगों पे काम करता है, जिसको हम इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। जब आप रात को सोते हैं तो आप डेल्टा वेव्स में होते हैं। सोने का मतलब ये है कि आपका ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से कट चुका है, आप हीलिंग पोजीशन में आ चुके हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे चाहोगे तो आप एक गेंद लेकर आप मुट्ठी में बंद करके गेंद को आप सोने की तैयारी कर लीजिए। जैसे आपको नींद आएगी तो वो गेंद छूट जाएगी अपने आप हाथ से, आपका जो फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। इट मींस जो ब्रेन ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था पकड़ने का, ब्रेन बॉडी से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। इस वजह से हमें नींद आ जाती है। और हमारी जो डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से 4 हर्ट्ज पे। आप सभी बच्चों से मेरा क्वेश्चन रहेगा लास्ट में कि आप बताइए कि डेल्टा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीटा की कितनी है, थीटा की कितनी है। तो ध्यान से समझना है, बी अटेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर लाइफ। हम डेल्टा वेव्स में होते हैं तो 0 से 4 हर्ट्ज पे हमारा ब्रेन काम करता है। कई बच्चों को ड्रीम्स आते हैं, किसी को ड्रीम्स नहीं आते। तो रात को सोते हुए जब फ्रीक्वेंसी 1 और 2 पे होती है तो आपकी कच्ची नींद होती है, तो आपको जब भी थोड़ा सा कोई खुड़का होगा तो आपको तुरंत जाग आ जाएगी। लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज पे पहुंच जाएगी तो आपको ड्रीम आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 4 पे पहुंच गई तो आपको रात को ड्रीम भी आएगा और आप बोलना भी स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे रात को बोलते हैं ना, तो गहरी नींद में जाके 4 आवृत्ति पे जाके बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। चलो, हमने रात को पूरी नींद करी, सुबह एकदम उठेंगे हम, हमें पेरेंट्स उठाते हैं
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धक्का स्टार्ट होते हैं, सारे काम कह के कराने पड़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, एकदम खड़े होते ही अपने सारे काम कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जैसे उठते हैं तो आपकी थीटा वेव्स काम करना स्टार्ट करती है, ब्रेन के अंदर वेव चलती है, ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। कभी ये सोचो कि हम ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। इवन आप सांस लेते हैं तो भी ब्रेन के अंदर से ही इंस्ट्रक्शन आती है कि आप सांस लीजिए, वरना ब्रेन ने अंदर से एम्पलीफायर बंद हो गया तो आपका ब्रेन भी छूट सकता है, हर जो ब्रीथ होता है सांस। तो आगे हम थीटा वेव्स पे काम करते हैं। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी बेटा 4 से 8 4 to 8 हर्ट्ज पे होती है। अब थीटा वेव्स करती क्या है? थीटा वेव्स में आलस होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, कुछ बच्चे आलस में होते हैं, तो आलस की कंडीशन जो होती है वो आपकी थीटा वेव्स की वजह से होती है। हम उठ नहीं पाते, कर नहीं पाते, सारे काम कह के कराने पड़ते हैं। जो बच्चा 5 और 6 आवृत्ति पे काम करता है तो वो बहुत ज्यादा आलस में होता है, धक्का स्टार्ट बच्चा होता है। जैसे वो आवृत्ति आपकी 7 और 8 पे पहुंच जाती है तो उसमें क्या होता है, आप एकदम अपने काम करना स्टार्ट करोगे और उठ करके सारे काम करके स्कूल पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं कि आप स्कूल में बैठे हैं, आपका पहला जो शुरुआत होती है, आपके काम की शुरुआत यहां से होती है। आप प्रेयर कराते हैं सबसे पहले, और स्कूल के आने के बाद में है घर का माहौल आपसे छूट चुका है, आप स्कूल के एनवायरनमेंट में आ गए हैं। और डियर स्टूडेंट्स और टीचर्स, ध्यान दें इस बात पे कि हम जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं वो अल्फा वेव्स में पढ़ते हैं। अल्फा वेव्स होती है जो लाइफ को सेट करती हैं। कुछ बच्चे तो थीटा वेव्स में रहते हैं स्कूल आने के बाद भी, टीचर पढ़ाते हैं, ऊपर से जाता है, फ्लाइट उड़ती है, कुछ नहीं समझ में आता। तो आपका जो अल्फा वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, 8 to 13 हर्ट्ज तक काम करती हैं। 8 to 13 हर्ट्ज, 8 से 13 आवृत्ति पे। जो बच्चे कम पढ़ते हैं, इंटरेस्ट कम क्रिएट करते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, तो उनकी 9 और 10 आवृत्ति होती है। और जो थोड़ा सा बच्चा मीडियम कैटेगरी का आ जाता है, 60, 70 और 80 तक आ जाता है, तो 11 पे काम करती है। और जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो 80 अबो 80 होते हैं, वो बच्चे 12 और 13 हर्ट्ज आवृत्ति पे काम करते हैं, जिनकी अल्फा वेव्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। वो बच्चे ट्यूशन भी ना पढ़े, स्कूल से ही काम चल सकता है उनका। कुछ बच्चे सुना है ना कि ट्यूशन नहीं पढ़ते, कभी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। जैसे अभी हिसार का एक बच्चा एसपी लगा पिछले साल, अपराजित लोहान है वो लड़का, नारनौल से, सेक्टर 14 से। उस बच्चे का 174 रैंक आया, उसने कभी कोचिंग नहीं किया किसी भी सेंटर से। अब कहते हैं ना आईपीएस बनने के लिए कोचिंग करना पड़ता है, दुनिया में 15% ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं करते कभी भी, और आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं। अभी उकलाना की गुड़िया थी जो कि नीट के अंदर बहुत अच्छा रैंक लेके आई थी, 2000 के करीब रैंक था उसका, और गवर्नमेंट प्रभुवाला गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी, कभी भी कोचिंग नहीं किया उसने नीट का। सिर्फ हमें एक ना भेड़ चाल है कि हम यहाँ से निकल के सीकर चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं। राजेश महेश्वरी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो कि एलन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो बोलते कि मेरे यहाँ सेंटर का 18% रिजल्ट है सिर्फ, यानी 82% बच्चे यहाँ से बैग उठा के ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं हरियाणा में वापस जाके। तो बेटा दुर्भाग्य है, हमारी एजुकेशन टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो रैंडम फ्रीक्वेंसी है, वो प्रॉपर सीरीज में नहीं है। अब अल्फा वेव से आगे चलते हैं, हम बीटा वेव्स में आते हैं। बीटा वेव्स क्या करती है? स्ट्रेस फील कराती हैं। आप जितनी भी टेंशन लेते हो, जो भी स्ट्रेस होता है, सिर में दर्द होता है, अनवांटेड आपको पेन होता है, और अनवांटेड चीजों पे टाइम वेस्ट करते हो, तो सारा आपका बीटा वेव्स का एग्जांपल है, जो कि आपकी 13 से 27 आवृत्ति पे काम करती हैं। और अबो 27 27 से ऊपर अगर चलते हैं तो आपकी गामा वेव्स काम करती हैं, जो कि गुड डिसीजन लेते हैं आप हर जगह। आपने टाइम वेस्ट कर लिया 2 महीने, फिर आपके दिमाग में आया कि यार मुझे कर लेना चाहिए था, मैं 2 महीने खाम खा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं पढ़ा नहीं, टाइम वेस्ट किया, मोबाइल देखा। जब मोबाइल आप 2 घंटे से देख रहे हो और फिर दिमाग में आता है यार कल टीचर है ना डांट मारेंगे, अब तो मुझे याद करना चाहिए, तो गामा वेव्स काम करती है वहां पे आपकी। और आपको नीड है गामा, अल्फा और डेल्टा। बीटा और थीटा आपकी लाइफ को स्पॉइल करती है, जो आपको मोबाइल दिखाती है, जो आपका टाइम वेस्ट करती है, जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होने देती, स्ट्रेस फील कराती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां करते हैं, वो आपकी बीटा और थीटा, जिसके पीछे टा आता है, बीटा और थीटा, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ब्रेन को समझेंगे सबसे पहले।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, ब्रेन के कौन से हिस्से से लैंग्वेज पढ़ते हैं? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, है ना आपके सब्जेक्ट में? आपके 3 सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में से 18 भाषाएं हैं जो मान्यता मिली है भारत में। हर प्रकार की लैंग्वेज को आप ब्रेन के टेम्परल लोब से सीखते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा है जो कान के नीचे लगा होता है, उसको टेम्परल लोब बोलते हैं। और लोब का मतलब है ब्रेन का हिस्सा। और ब्रेन के अंदर भी ब्रेन होते हैं। एक ब्रेन के अंदर लेफ्ट ब्रेन में 5 ब्रेन होते हैं और राइट ब्रेन में भी 5 ब्रेन होते हैं। ये 10 डिपार्टमेंट होते हैं अंदर, जो आपको दुनिया की छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम में हेल्प करते हैं। आपके स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, ऐसे ब्रेन के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं। जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो अलग है, मैथ पढ़ाने वाला अलग है और साइंस पढ़ाने वाला अलग है। ये जापान के निगाटा यूनिवर्सिटी में बड़े लेवल पर रिसर्च करके इस स्टडी को इम्प्लीमेंट किया है। दिल्ली गवर्नमेंट इस पढ़ाई को परमानेंट लागू करने जा रही है नए सेशन में। हरियाणा के अंदर इसका अंडर डिस्कशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझें मेरी बात को। लास्ट 5 मिनट का टॉपिक है हमारा। हम जो भाषा पढ़ते हैं, ब्रेन के टेम्परल लोब से हम भाषा पढ़ते हैं। टेम्परल लोब कान के नीचे होता है, लेफ्ट ईयर के नीचे। कान जहां तक हमारा लगा होता है, इसके बिल्कुल अंदर ब्रेन का एक हिस्सा है और जो कान से कनेक्टेड होता है वो हिस्सा। क्यों? भाषा को हम सुन के भी याद कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति लैंग्वेज सीख सकता है, बट एक अंधा व्यक्ति मैथ नहीं सीख सकता, साइंस नहीं सीख सकता, कंप्यूटर नहीं सीख सकता और ड्राइंग नहीं सीख सकता। एक अंधे व्यक्ति के फीचर्स होते हैं। तो जो कान के नीचे भाग होता है हमारा टेम्परल लोब, उससे हम भाषा पढ़ते हैं। एक टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाता है क्लास में, 40 बच्चों की क्लास में, तो टीचर ने एक जैसा सिलेबस सबको पढ़ाया है, लेकिन आपकी सीखने की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। यहाँ टीचर कौन है इंग्लिश के? वैसे सोनिया मैम, आप भी पढ़ाते हो क्या? ओके। जैसे मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप बच्चों को जो पढ़ाते हो, क्या अलग अलग कंटेंट देते हो क्लास में या एक जैसा कंटेंट पढ़ाते हो? एक जैसा ही पढ़ाते हो? नहीं, मेरा कहने का भाव ये है कि आप एज ए लेक्चरर क्लास में खड़े हैं और बच्चे सुन रहे हैं, आप सेम कंटेंट बताते हो या एक एक बच्चे को ये आपको, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है नंबर की, बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कुछ समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर से फ्लाइट चली गई, कोई समझ नहीं आया। उनका क्या इलाज है? अब जो काम की बात है उस पे हम बात करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर 1200 करोड़ प्लस न्यूरॉन सेल होते हैं बेटा। 1200 करोड़ प्लस न्यूरॉन सेल होते हैं, बट एक्टिव कितने हैं, डीएक्टिव कितने हैं, वो राम जाने, क्योंकि ऊपर वाले ने ही बना के भेजा हमें कोई आइडिया नहीं होता। बट मुझे आइडिया है, जापान में यही रिसर्च हुआ है कि किसी भी बच्चे के न्यूरॉन सेल हम चेक कर सकते हैं। अब किसी भी बच्चे को हम नहीं जानते, मैं ये बता सकता हूँ आपका क्लास का मॉनिटर कौन है, इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, डल बच्चा कौन है। ये रिसर्च हुआ है, टेक्नोलॉजी के बेस पे हम इस पे काम करते हैं। तो आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कमजोर क्यों होते हैं और इंटेलिजेंट क्यों होते हैं और बीच कैटेगरी के क्यों होते हैं। आपके ब्रेन में टोटल तो 1200 है, लेकिन एक हिस्से में, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव होने चाहिए। इफ यू वांट टू गोट 85% मार्क्स, अगर आपने 85% से ऊपर नंबर चाहिए तो आपको 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव होने चाहिए। अब एक्टिव और डीएक्टिव की कंडीशन का हमें कैसे पता लगता है कि वो एक्टिव है या डीएक्टिव है? उसका एक सिस्टम है, वो एक क्लासरूम के अंदर हम पता कर सकते हैं, ऐसे हम रेंडमली नहीं बता सकते किसी बच्चे का। अब बात करते हैं कौन बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड। यस, ईमानदारी से, कोई बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है? अरे बहुत बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो डॉक्टर किसी भी टाइप का, छोटा मोटा जीएनएम करना है, आगे नर्सिंग करना है, वो भी डॉक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना, वो भी डॉक्टर होते हैं। चलो मैं बताता हूं मैं क्या पूछना चाह रहा था आपसे, कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उनका ब्रेन का ओसिपिटल पार्ट होता है जो गर्दन में होता है हमारा, और विच इज कनेक्टेड टू आवर आईज, हमारी आंखों से कनेक्टेड होता है ये वाला हिस्सा, ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब में हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं हर तरह के, जिसमें ड्राइंग, साइंस और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं प्रैक्टिकल होते हैं और जो ओसिपिटल लोब से पढ़ते हैं। और इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाना चाहते हैं आप, तो आपके न्यूरॉन सेल 85 लाख न्यूरॉन सेल होने चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं
मैथमेटिक्स पैराइटल लोब से पढ़ा जाता है। पैराइटल लोब हमारा चोटी के नीचे होते हैं, जहां पे चोटी होती है इसके नीचे भाग होते हैं ब्रेन का, जो पैराइटल लोब होते हैं। पैराइटल लोब से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पैराइटल लोब की सख्त नीड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है सभी ने? यस और नो? एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हुए थे, 4 साल 13 दिन के थे तब तक तो एल्बर्ट आइंस्टीन बोले नहीं थे। उनकी माता पोलिस आइंस्टीन और उनके फादर हरमन आइंस्टीन दोनों एक दिन शाम को 8:30 बजे बेड के ऊपर बैठे थे और एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में चिंता कर रहे थे कि ये बच्चा मंदबुद्धि का पैदा हो गया, अब क्या करेंगे इसका। तो बाय द वे उनकी माता ने चने का गर्म सूप बना करके उनको परोस दिया एल्बर्ट आइंस्टीन को कि ये आप सूप पी लेना, बट थोड़ा गर्म है, थोड़ी देर में पी लेना। सुनता तो था उसको बट बोल नहीं पाता था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने वो गर्म ही पी लिया उठा के, ये बात नहीं सोची कि गर्म है तेरे को नुकसान करेगा। बट कई बार है ना चीजें डिफॉल्ट मोड में आ जाती है, काम कर जाती है। तो जब 4 साल 13 दिन के थे तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने गर्म सूप पीने के बाद में एकदम अंदर से आवाज आई, जुबान ने काम करना स्टार्ट कर दिया और ये बोला कि मम्मा सूप बहुत ज्यादा गर्म है, मैंने तो पी लिया। तो उनके पेरेंट्स बहुत ही सरप्राइज थे, यार ये एकदम ऐसे कैसे हो गया, चमत्कार। 3 से 4 दिन का सफर देखा, वो बहुत अच्छे से बोलने लग गया। तो 4 दिन बाद स्कूल में एडमिशन करा दिया एल्बर्ट आइंस्टीन का, उनकी माता ने, मदर फादर पेरेंट्स ने। तो जैसे स्कूल में 6 महीने उन्होंने लगाए तो स्कूल से रिपोर्ट आई कि हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे स्कूल में, इस बच्चे की वजह से हमारे सारे बच्चे डिस्टर्ब है, यानी डल कैटेगरी का बच्चा घोषित हो गया। 6 महीने बाद उसको स्कूल से निकाल दिया और मदर को बुला लिया कि आप आइए, हम बच्चे के बारे में बात करेंगे और आप अपना एसएलसी लेके किसी दूसरे स्कूल में इसका दाखिला कराइए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर वहां पहुंची और स्कूल की फीडबैक सुना कि ये बच्चा ऐसी बातें करता है जो कि आउट ऑफ बॉक्स की बातें हैं, इन बॉक्स की कोई बात नहीं कर। इन बॉक्स की बातें होती है काम की बात, आउट ऑफ बॉक्स होती है बेकाम की बातें। तो पूछा सर बताइए कैसी बातें करता है? कहता है ये ऐसी बातें करता है कि जो ये सूर्य है ना, ये धरती पे ला सकते हैं पकड़ के इसको, ये जो चंद्रमा है इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ, तारों को भिड़ा सकते हैं क्या? तो यानी उसका ध्यान ही फिजिक्स और भूगोल के अंदर ज्यादा था शुरू से। तो बोली कि कोई बात नहीं सर, एज यू विश। एसएलसी हाथ में लेके 1 किलोमीटर का एरिया था उनका घर से और स्कूल का। तो जैसे घर लौटते लौटते उनकी माता ने डिसीजन लिया कि इस बच्चे का क्या करेंगे। लेकिन ये आप सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन की बात है बेटा, आप अपने पेरेंट्स से बात करें कि एक तो कोई भी आपके पेरेंट्स मम्मी या पापा आपको कोई भी ग्रीडी कम्प्लीमेंट की बात ना करें। कोई बच्चे को ये ना कह के भेजे कि बेटा स्कूल जाओ और आते ही आपको चॉकलेट मिलेगी, आते ही आपको बर्गर खिला के लेके आऊंगा, आते ही आपको ये चीज दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके 6 घंटे उस चॉकलेट में निकल जाते हैं, दिमाग में चॉकलेट रहती है आपके, जो आपके पेरेंट्स आपको कह के भेजते हैं, उसको ग्रीडी कम्प्लीमेंट बोलते हैं। पेरेंट्स को बोलिए हमें एक चीज कह के भेजें कि जा बेटा डॉक्टर बनेगा तू, और जो भी देना है आके चुपचाप दे दे, वो 6 घंटे मेरे क्लास के अंदर खराब ना जाए। ऐसा होता है, बच्चे डिस्कस करते रहते हैं दूसरे को, मेरे पापा चॉकलेट देंगे, आज मुझे चॉकलेट देंगे, पूरी लेक्चर में वो चॉकलेट रखते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है बच्चों के दिमाग में। और जब से पेरेंट्स कहना बंद कर देंगे, आप समझाइए अपने पेरेंट्स को कि आप हमें वो कह के भेजें जो आपको मुझे बनाना है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की पूरी बात करते हैं 1 मिनट में। एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर घर पहुंचती है तो उनकी माता ने अपना जो स्कूल का फीडबैक था उसको चेंज कर दिया। आते ही अपने बेटे को उन्होंने देखो क्या बोला, कितना मोटिवेशन की बातें होती है पेरेंट्स की तरफ से कि बेटा स्कूल वालों ने ये बोला है कि आप इतने होशियार हैं कि हम इस बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते, हमारे पास टीचर इतने और इंटेलिजेंट नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा दे, इतना होशियार बच्चा आपका। तो एल्बर्ट आइंस्टीन एकदम गदगद हो गया, मैं इतना होशियार हूं। ये मोटिवेशन की बातें होती है लाइफ में कामयाब होना। तो जैसे भी ये बात सुन के उस बच्चे ने मतलब वो फूला नहीं समाया, तो उसको अगले दिन किसी दूसरे अच्छे स्कूल में दाखिला करा के, और उस बच्चे ने 10वीं क्लास पूरी करके स्विट्जरलैंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास करके अपनी डिप्लोमा, आगे उसने डिग्री किया और पीएचडी कंप्लीट करके 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता देश का एक साइंटिस्ट था जो जर्मनी में पैदा हुए थे। स्विट्जरलैंड में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बार उस महान वैज्ञानिक के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन
18 अप्रैल 1955 में उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर थॉमस ने उनका पोस्टमार्टम किया था और उनके दिमाग को चुरा करके डब्बे में फिट कर लिया था, ये रिसर्च करने के लिए कि इतना इंटेलिजेंट दिमाग कैसे हो सकता है। क्योंकि E=mc2 का सिद्धांत जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था साइंस में, तो साइंस के 23 फार्मूले फेल हो गए थे वहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी एल्बर्ट आइंस्टीन बन सकते हैं। आप कभी ये सोचो कि मेरा दिमाग नहीं चलता, आप सारे बच्चे दिमाग से स्वस्थ हैं। बीमार तो वो लोग हैं, भारत में सर्वे हुआ है कि 9 लाख बच्चे आपकी उम्र में बेड से नहीं उठ सकते। किसी का हाथ नहीं उठ पा रहा, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा, तो 9 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बेड से नहीं उठ सकते। बीमार तो वो लोग हैं, आप दिमाग से स्वस्थ हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट आपको अपने आप को समझ है। अब मैं जो आपको कहना चाहता हूं उस बात के लास्ट 1 मिनट का हमारा टॉपिक बचता है, बी पेशेंस, कि आप लोगों के जो न्यूरॉन सेल कम है, जिसको मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती या कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसका ही डॉक्टर हूं मैं। मैंने लगभग 35,000 बच्चे अभी ट्रेंड किए हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉप स्कूल्स में। आपका ब्रेन न्यूरॉन सेल और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। किसी भी बच्चे को सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यानी आपको इंग्लिश में दिक्कत है, तो इंग्लिश का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग। हम प्रोजेक्टर के माध्यम से डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपको ट्रेनिंग कराते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी एक बार सेट हो गई तो दोबारा कभी चेंज नहीं होती कभी भी। ये बाई बर्थ होती या तो, या फिर टेक्नोलॉजी तरीके से इसको हम चेंज करके आप सभी बच्चों का अल्फा वेव्स के ऊपर हम जैसे काम करते हैं, इसमें ब्रेन इंजीनियरिंग का मेन टॉपिक रहता है। इसमें क्या होता है, जो अल्फा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी 8 to 13 हर्ट्ज पे जो बच्चा काम करता है, जो स्टडी करता है। अब जैसे आपका लेजीनेस होता है, मैंने आपको बोला थीटा वेव्स की वजह से आपका लेजीनेस ज्यादा होता है, तो आपको उसको अल्फा वेव्स में परमानेंट कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। हम लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, मैं कहता हूं जब तक ब्रेन के ऊपर काम नहीं होगा तो आपका एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं करेगा। जो बच्चा 174 रैंक लेकर के आईपीएस बन सकता बिना ट्यूशन का, और 15% ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ते और यूपीएससी में जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, नीट में जाते हैं, तो आपका ब्रेन जो ब्रेन है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ही आपकी लाइफ बनाती है। लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी का जिक्र ही नहीं है। अगर बायोलॉजी के लेक्चरर की बात करें तो बायोलॉजी में केवल 1.5 पेज में ब्रेन का कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाता है बुक्स के अंदर। जो बायोलॉजी का हमारा जो ब्रेन का टॉपिक होता है, तो वहां पे हमारा 1 से 1.5 पेज में ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा उसका एनाटॉमी बना के और बता देंगे ये बड़ा ब्रेन होता है, ये छोटा ब्रेन होता है। बट ब्रेन के ऊपर मैंने 18 किताबें जापान के अंदर पढ़ी हैं, जो कि आप डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की 2 बुक तो हमारे इंडिया में भी प्रचलित है, जिसका नाम फ्रेम ऑफ माइंड और मल्टीपल इंटेलिजेंस। आप सारे बच्चे यूट्यूब पे अगर देखो तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, तो यूट्यूब पे जाइए, डॉक्टर हावर्ड गार्डनर लिखना, फ्रेम ऑफ माइंड बुक को आप रूटीन में पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप अपने आप ही सेट हो जाओगे। लेकिन जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो ब्रेन इंजीनियरिंग माध्यम से, इसमें एक ट्रेनिंग सेशन होता है, वो हम राजेश सर और वीरेंद्र सर से बात करेंगे इस बारे में, कि हम अपने रिजल्ट दिखाएंगे और फिर हम आप सभी बच्चों को ट्रेनिंग सेशन देंगे। यहाँ पे एक दिन एक सब्जेक्ट पे 2 दिन ट्रायल होती है, 1 घंटा एक दिन दिया जाता है बच्चे को, 2 घंटे की क्लास होती है, एक दिन आज एक दिन कल। हम उस पे मैनेजमेंट से बात करके फिर आप सभी बच्चों को एक मैसेज देंगे, उस मैसेज के माध्यम से आपका ट्रेनिंग प्रोसेस बनाएंगे। और ये ट्रेनिंग हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, ये ना कि इंटेलिजेंट बच्चा है। इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ स्कूल का हो सकता है, अगर 100 स्कूलों के बच्चे इकट्ठे किए जाएं तो कई बार हम वहां पे भी रद्दी फील करते हैं कि यार इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं पढ़ाई के लिए। आज जब तक हमारा ट्रेनिंग सेशन यहाँ नहीं होता है, उससे पहले एक आप फार्मूला अपना सकते हैं, टीचर्स भी ध्यान दें। एक तो बच्चे को गर्दन से ऊपर हाथ मत लगाने दो क्लासरूम में, जैसे बच्चा बैठा ना ऐसे करके। जापान में बैन है कि कोई बच्चा क्लासरूम में गर्दन से ऊपर हाथ न लगाए, क्योंकि हाथ और हमारा जो सिर है ये हमें स्ट्रेस फील कराता है बहुत ज्यादा। दूसरा, आप बच्चों को क्लास में आने के बाद में थोड़ा मेडिटेट कराएं। मेडिटेट में एक ही फार्मूला अपनाएं, ज्यादा कोई किसी भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मात्र बच्चों को बोलो 21 बार काउंटिंग करना, जैसे 1 2 3, और बच्चे ब्रीदिंग करेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे। लॉन्ग ब्रीदिंग में बच्चे का फोकस भी होना चाहिए कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं। इनहेल और एक्सहेल करना आपको, अंदर सांस गया 1, बाहर छोड़ा 2, जैसे टीचर काउंटिंग करेंगे वैसे आपको ब्रीदिंग करना है 21 बार। एक तो बच्चे का ध्यान घर से सीधा स्कूल में आ जाएगा।
और वो जो हाथ लगाने वाला कॉन्सेप्ट है वो ना करें। और अगर किसी बच्चे को मैथ, ड्राइंग, कंप्यूटर को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट आपके कभी कोई पर्सन याद ना हो तो किताब को उल्टा कर दिया करो। जापान के अंदर बहुत टेस्टिफाइड फार्मूला है कि उल्टी किताब को पढ़ के उल्टे अक्षरों को पढ़ना स्टार्ट करो। मात्र 2 लाइन उल्टे अक्षरों को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो आपके जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा वेव्स पे आ जाएगी ऑटोमेटिक, और फिर आप दोबारा उसको किताब को सीधा करके याद करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है किताब, आप बहुत जल्दी याद करेंगे। तो ये फार्मूले बच्चे के साथ जरूर अपनाएं। 1-2 फार्मूले मैंने जो बताए हैं, बाकी चीजें हम आफ्टर ट्रेनिंग के दौरान कराते हैं और 100% रिजल्ट है मेरा। हमने डीएवी स्कूल टोहाना में अभी कंप्लीट किया है, डॉक्टर नीरज शर्मा जी है वहां पे प्रिंसिपल। सेंट जोसेफ स्कूल है, सेंट जेवियर में मेरा कल से ट्रेनिंग है, कलर भैनी स्कूल में। विद्या भारती स्कूल में कंप्लीट करके आया हूं अभी 3 दिन पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने बताया है ये जस्ट एक सेमिनार था, एक कंसेप्ट था ब्रेन को समझने के लिए। इससे आगे हम मैनेजमेंट से बात करके और इसको आप सभी बच्चों को हम परिचित कराएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ और गुड डिसिप्लिन। थैंक यू।